किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटो फार्मिंग के बारे में, यानी कि टमाटर की खेती आप हाई टेम्परेचर में, स्पेशली गर्मियों में कैसे करें। क्योंकि देखिए गर्मी में क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो 40 तक पहुंच जाता है, 40 से अबव यानी कि 40 के ऊपर भी चला जाता है। जब टेम्परेचर 40 या 40 से ऊपर जाता है तो समस्या आती है टमाटर के अंदर कि फ्लावर ड्रॉप हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और नई फ्लावरिंग आती ही नहीं है, जिससे बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके साथ साथ डिजीज़ का अटैक, स्पेशली अर्ली ब्लाइट का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है, थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा हम क्या करें कि गर्मियों के वेदर में क्या क्या सावधानी रखें जिससे हमें फ्लावरिंग हाई टेम्परेचर में भी, जो 40 डिग्री टेम्परेचर पहुंच रहा है अभी आप देख रहे होंगे 40 के आसपास पहुंच रहा है, थोड़ा बहुत कम है लेकिन आने वाले समय में 40 या उससे ऊपर भी जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए पहले मैं आपको अपनी क्रॉप दिखा देता हूँ। हमारे आप क्रॉप देख सकते हैं हाई टेम्परेचर में है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, अगर मैं यस्टरडे की बात करूँ तो हमने जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। तो देखिए आपको क्या करना है, 40 से ऊपर भी चला गया है यहाँ पर। तो देखिए अभी भी आप देख सकते हैं फ्रूटिंग कितना अच्छा है और फ्लावरिंग भी आप देख सकते हैं। हमारे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कंटिन्यू है, फ्लावरिंग आ रहा है, फ्लावर ड्रॉप नहीं देखने को मिल रहा है। और फ्रूटिंग आप देख सकते हैं कितना अच्छा है प्लांट के अंदर, क्रॉप के अंदर, कि इतना लीफ आपको नहीं दिखाई देगा जितना फ्रूट्स है, फल है इसके अंदर। तो बहुत अच्छा टमाटर है। अब आप वैरायटी का नाम मत पूछिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई एक वैरायटी नहीं है, बहुत सारी वैरायटी हमने अलग अलग लगाई हुई हैं। तो सभी में ये अच्छा प्रोडक्शन है। वैरायटी डिपेंड करती है आपके एरिया के हिसाब से, या जो हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं ऐसी वैरायटी हमें चयन करनी चाहिए। लेकिन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर केयर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो कोई भी हाइब्रिड आप ले लीजिए तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। तो गर्मी के वेदर में आपको क्या स्पेशली ध्यान में रखना चाहिए, अगर आप टमाटो की खेती, टमाटर की फार्मिंग, टमाटो फार्मिंग आप करते हैं तो जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए टमाटर के अंदर गर्मियों में एक तो आपको मल्च का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि देखिए हमने मल्च में लगाया है। मल्च आप उपयोग करें और इसमें ड्रिप की आवश्यकता नहीं है। और मल्च जब आप लगाएंगे तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रोथ अच्छी आएगी। दूसरा, जब हम इरिगेट करते हैं मल्च के अंदर, ड्रिप हम नहीं लगाते हैं, चैनल डाल देते हैं। मैंने कई वीडियो में आपको बताया है, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बीच में चैनल डाल के ऊपर से मल्च से कवर कर देते हैं और अंदर पानी हम इजीली देते हैं। तो इससे क्या है कि जो पानी है, क्योंकि हाई टेम्परेचर होगा तो पानी का एवोपरेशन ज़्यादा नहीं होगा, तो जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहेगा। दूसरा, जब हमारा प्लांट छोटा होता है तो उस पर थ्रिप्स का अटैक भी नहीं होता है, जो सकिंग पेस्ट है वो भी कम अटैक कर पाते हैं। तीसरा, वीड्स हमारा कंट्रोल रहता है उतने एरिया का जिसमें हमने मल्च उपयोग किया है, वहाँ पे कोई खरपतवार वगैरह नहीं होगा। उसके बाद चौथा कि हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत अच्छी फास्ट देखने को मिलती है अगर आप मल्च में लगाते हैं। आप बिना मल्च के लगाएं और मल्च में लगाएं तो आप देखेंगे जो आपने मल्च में प्लांटेशन किया है ना, उसकी जो ग्रोथ है बहुत फास्ट आती है, उसमें फ्लावरिंग अच्छी आती है, फ्रूटिंग ज़बरदस्त आपको देखने को मिलती है। तो मल्च आप ज़रूर उपयोग करें। अगर वैसा मल्च आपने नहीं ले लिया है, पॉलीथीन वाला, पॉलीसीट वाला, जो हमारा प्लास्टिक मल्च है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो हमारी ऑर्गेनिक मल्च है वो आप डाल सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट अच्छा देखने को मिलेगा। तो मल्च आपको स्पेशली गर्मियों को ध्यान में रखते हुए ज़रूर करना चाहिए। इससे पानी का इवेपोरेशन कम होता है, तो सिंचाई हमारी हम पानी जो देते हैं वो लंबे समय तक रहता है, जो मॉइस्चर है वो सॉइल में लंबे समय तक मेंटेन रहता है। तो मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो क्रॉप अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ देखिए गर्मी के मौसम में आपको क्या करना है कि पानी को अंदर तो देना ही है लेकिन साइड में भी देना है। देखिए पानी क्या है, टेम्परेचर हाई होने पे पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से जो पौधा है पानी को एवोपरेट करता है, वायुमंडल में उड़ाता है। तो गर्मी जितना ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा उतना ज़्यादा पानी एवोपरेट होगा, यानी कि उसका वाष्पीकरण होगा, पत्तियों के माध्यम से होगा या सॉइल से डायरेक्टली भी होगा। तो इससे सॉइल में बहुत जल्दी मॉइस्चर की कमी हो जाती है। तो गर्मी के अंदर अगर टेम्परेचर हाई है तो पानी ज़्यादा चाहिए, तो पानी आप साइड में भी दें। अगर आपने ड्रिप लगा के भी आपने मल्च लगाया है और ड्रिप से आप पानी दे रहे हैं तो उससे पूर्ति नहीं होगी हाई टेम्परेचर में। आपको साइड में जो आपने स्पेस छोड़ा हुआ है उसमें भी फ्लूड मेथड से आपको सिंचाई करनी पड़ेगी, तभी जो आपका फ्लावरिंग है वो मेंटेन रहेगा, फ्लावरिंग कंटिन्यू रहेगा और आपकी जो फसल है वो अच्छी चलेगी। अगर देखिए पानी की कमी हो जाती है तो आप देखेंगे टमाटर के अंदर जो लीफ हैं वो एकदम करली हो जाती हैं, पूरी तरीके से मुड़ जाती हैं। वो होता है पानी की कमी के कारण हाई टेम्परेचर में। मैं कुछ प्लांट में आपको दिखा भी दे रहा हूँ।
तो इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें ये पानी की कमी के कारण होता है, तो इसलिए पानी को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है हाई टेम्परेचर के अंदर। तो पानी को मेंटेन रखें, दूसरा मल्च में लगाएं, एक स्टेकिंग भी ज़रूर करें प्लांट के अंदर। देखिए अभी क्या है कि अभी गर्मी है, लेकिन आने वाले समय में बरसात स्टार्ट होगी। अगर आप उसकी स्टेकिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो स्टेकिंग करने से जो डिजीज हैं वो कम आते हैं, फ्रूटिंग अच्छी आती है हमारे प्लांट के अंदर, कोई भी डिजीज जो फंगल इन्फेक्शन है वो कम होता है हमारे प्लांट के अंदर। देखिए टमाटर के अंदर जो ज़्यादातर अटैक करता है अभी के टाइम पर, देखिए 2 डिजीज ज़्यादा आते हैं टमाटर के अंदर, एक तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट ज़्यादातर जब टेम्परेचर डाउन होता है, ठंडी का मौसम होता है, तो उस समय आता है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, बारिश बन जाती है या ठंडा मौसम होता है। लेकिन अभी हाई टेम्परेचर है, ऐसे में जो अर्ली ब्लाइट है उसकी समस्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी टमाटर के अंदर। अर्ली ब्लाइट ज़्यादा अटैक करेगा हाई टेम्परेचर में। अगर बरसात हो रही है लगातार और पत्तियां आपकी भीगी रहती हैं और टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऐसे में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी होती है, तो फिर आपका अर्ली ब्लाइट देखने को मिल सकता है अभी फ़िलहाल में। तो अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा अगर आप स्टेकिंग करते हैं। स्टेकिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी पत्तियां हैं, एक तो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रहती है, दूसरा हमारा प्लांट स्ट्रेट रहता है, खड़ा रहता है, तो उसमें एरेशन प्रॉपर होता है, तो पत्तियाँ जल्दी से भी ड्राई होती हैं, तो इससे फंगल इन्फेक्शन कम हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अगर अर्ली ब्लाइट का सिम्टम्स आपको दिख रहा है, तो आपको तुरंत कोई भी जो हमारे अर्ली ब्लाइट पे अच्छा काम करने वाले फंजीसाइड आपको उनका स्प्रे करना चाहिए। बहुत सारे फंजीसाइड ऐसे भी होते हैं जो अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट दोनों पे काम करते हैं। जैसे हमारा आता है अमिस्टार टॉप फंजीसाइड, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेंकोनाजोल टेक्निकल होता है, तो उसका 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट दोनों पे काम करता है। उसके साथ साथ एक हमारा आता है कवच फंजीसाइड, क्लोरोथोलोनिल टेक्निकल होता है, वो भी अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट दोनों पे काम करता है। उसके साथ साथ हमारा एंट्राकॉल फंजीसाइड आता है, वो भी अर्ली ब्लाइट लेट ब्लाइट पे काम करता है। तो कोई भी फंजीसाइड आप स्प्रे ले सकते हैं। एंट्राकॉल कवच प्रिवेंटिव में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, क्यूरेटिव में आप अमिस्टार टॉप का स्प्रे ले सकते हैं क्योंकि वो सिस्टेमिक होता है। या फिर एक आता है हमारा क्वच फ्लो फंजीसाइड। क्वच फ्लो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों होता है। उसमें एक तो हमारा जो टेक्निकल होता है क्वच फ्लो के अंदर 2 टेक्निकल उसके अंदर होते हैं, एक तो डाइफेंकोनाजोल होता है, दूसरा उसके अंदर होता है क्लोरोथोलोनिल। तो 2 टेक्निकल उसके अंदर होते हैं, कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए स्टेकिंग आपको कैसे करना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम जान लेते हैं। स्टेकिंग के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हम एक किसान साथी हमारे काफ़ी समय से कमेंट भी कर रहे हैं कि टमाटर की स्टेकिंग कैसे करें, हमें बताइए। तो देखिए हमें क्या करना है, आप बैम्बू पोल्स ले सकते हैं या कोई भी लकड़ी वगैरह ले सकते हैं, थोड़ी मजबूत हो तो पोल्स या बांस भी आप ले सकते हैं। तो देखिए हमने तो आयरन पोल का यूज किया है, लोहे के हैं ये, लेकिन आप बैम्बू पोल यूज कर सकते हैं या लकड़ी वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हैं, थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है कि एवरी 3 प्लांट पे 4 पे, हमने 3 पे यूज किया है। आप देख सकते हैं हमने एक पोल डाला है, उसके बाद 3 प्लांट को छोड़ा है, उसके बाद फिर पोल डाला है, फिर 3 प्लांट को हमने छोड़ा है, फिर पोल डाला है, यानी एवरी 3 प्लांट पे एक पोल डाला है हमने। लेकिन आप क्या करेंगे, 4 प्लांट पे भी पोल डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 या 5 तक भी आप जा सकते हैं। तो 4 या 5 प्लांट पे एक पोल आप डाल लेंगे, पहला पोल, फिर 4 प्लांट या 5 प्लांट आप छोड़ेंगे, फिर एक पोल डालेंगे, फिर 4 to 5 प्लांट आप छोड़ेंगे, फिर एक पोल डालेंगे। इस तरीके से पोल डालते चले जाएंगे। पोल गाड़ने के बाद अभी क्या करना है, आपको एक जी वायर लेना है, जी वायर को टॉप पे बांध देना है और सभी में बांधते हुए चले जाना है। तो देखिए अगर आपने एक ही बेड में एक रॉ लगाई है तो एक ही लाइन में पोल डालना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ लगाते हैं जिगजैग मेथड से, तो हमने दोनों तरफ पोल डाला है। उसके बाद आप जी वायर से इसको कनेक्ट कर देंगे, जी वायर बांध देंगे एक टॉप पर पोल के बिल्कुल ऊपर। और उसके साथ साथ देखिए फिर आप या तो सुतली ले सकते हैं। सुतली हम इसलिए लेते हैं, ये सुतली जो है वो एक बार ही चलता है, वैसे तो आप कोई भी थ्रेड लेंगे वो दोबारा यूज करना मुश्किल होगा, उसको खोल करके रखना। लेकिन क्या होता है कि सुतली जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है। यदि आप प्लास्टिक वगैरह लेते हैं तो वो एनवायरनमेंट को दूषित करती है, प्लास्टिक कभी डिकम्पोज नहीं होती है तो वो दूषित करती है। लेकिन सुतली हमारी ऑर्गेनिक है, डिकम्पोज आसानी से हो जाएगी एक समय बाद, तो इसलिए हम सुतली का उपयोग करते हैं। आप चाहे प्लास्टिक थ्रेड यूज करें या सुतली वगैरह जो भी है वो यूज करें। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जब प्लांट छोटा होता है तो हमें एक एक थ्रेड बांध देना होता है, बस मेन स्टेम में एक थ्रेड आप बांध देंगे और नीचे बांध के उस स्टेम में, और उसको हैंगिंग करना होता है। ऊपर हम सरक फंदी बांधते हैं, बाद में खोलना पड़े या टाइट करना पड़े तो इसलिए हम कर सकें, इसलिए हम सरक फंदी लगाते हैं।
और उसके बाद जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है और ब्रांचेज निकलती हैं तो आप उनको भी बांध सकते हैं। देखिए बांधने का तरीका इजी होता है, हम आपको दिखा भी रहे हैं कि जहाँ पे उसका वी शेप बन रहा है स्टेम का ऊपर टॉप पे लास्ट में, तो वहाँ पे हमें थ्रेड बांधना होता है। थ्रेड की एक गांठ लगा करके और उसको टाइट कर देना होता है जहाँ पे उस जो हमारा स्टेम है, तना है, उसका वी शेप बन रहा हो, क्योंकि वहीं पर जो थ्रेड है वो रुकेगा। तो जिस तरीके से हम बांध रहे हैं, आपको दिखा भी रहे हैं, इस तरीके से आप बांध देंगे और उसके बाद फिर आप इसको ऊपर वायर में बांध देंगे और ऊपर जो है हमें सरक फंदी लगानी होती है। बाय द वे हमें खोल करके टाइट करना है तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सभी स्टेम को बांध करके ऊपर उससे हैंगिंग हम कर देते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली जो है स्टेकिंग कर सकते हैं। स्टेकिंग करने से आपको बेनिफिट होगा, बरसात के मौसम में आपके डिजीज़ नहीं आएंगे, आपकी क्रॉप लंबी चलेगी। और जब बरसात आती है तो उस समय क्या है, टमाटर का जो रेट है, प्राइस है, वो बहुत अच्छा चला जाता है। तो टमाटर का जो प्राइस है, मान लीजिए अभी क्या है कि टमाटर उतना अच्छा रेट नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन जैसे बरसात आएगी तो उस समय बहुत ज़्यादा क्रॉप में प्रॉब्लम आने लगती हैं, डिजीज़ आने लगती हैं, तो क्रॉप बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं। जो सॉइल पे डाले रखते हैं, यानी कि वो स्टेकिंग नहीं करते हैं, उसकी हैंगिंग नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप हैंगिंग करके रखते हैं तो हो सकता है अभी रेट कम है, लेकिन जैसे ही बरसात के बाद आपकी क्रॉप हेल्दी चलेगी, क्योंकि वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं रहेगी और वो अच्छी रहेगी, उसमें डिजीज़ नहीं आएंगे और फ्रूट भी क्वालिटी वाले आएंगे, तो लंबी चलेगी। तो आपको बाद में चल के हो सकता है जो प्राइस है वो अच्छा मिले। तो जो भी आपने खर्चा किया है वो सारा आपका सफल होता ही है, क्योंकि बरसात के बाद जो रेट है वो हाई होते ही हैं। तो आपने पिछली बार भी देखा होगा। तो काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं यदि हम हैंगिंग करते हैं। और बाकी डिजीज़ का ध्यान रखें। और उसके साथ साथ देखिए हाई टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी लो होती है तो थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है टमाटर के अंदर। तो थ्रिप्स को भी आपको समय से कंट्रोल करना है। थ्रिप्स के लिए देखिए एक तो डेलीगेट आता है जो नया आया है, वो थ्रिप्स पे भी काम करेगा, आपके फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक पे भी काम करेगा और लीफ माइनर पे भी काम करेगा। टमाटर के अंदर एक लीफ माइनर की समस्या भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। टूटा एब्सोल्यूटा जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, जो पत्तियों में का रस चूस जाता है, उसमें टेढ़ी मेढ़ी धारियाँ बन जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है हमारा एबामेक्टिन बेंजोएट। अगर लीफ माइनर का अटैक बहुत ज़्यादा है तो एमामेक्टिन बेंजोएट अलग हो गया, एक एमामेक्टिन आता है जो अबासिन के नाम से आता है, क्रिस्टल कंपनी का, और भी ब्रांड नेम से आपको मिल जाएगा। उसका एक स्प्रे ले लें तो लीफ माइनर पे अच्छा कंट्रोल मिलेगा, वो बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि डेलीगेट भी लीफ माइनर पे काम करेगा, फ्रूट बोरर पे काम करेगा और थ्रिप्स पे भी काम करेगा। उसके साथ साथ जो मैंने अबासिन बताया वो थ्रिप्स पे भी थोड़ा बहुत काम करता है, लीफ माइनर पे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इनका स्प्रे ले सकते हैं। लीफ जो हमारा थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक थायामेथोक्साम आता है, टेक्निकल एक्तारा के नाम से मिल जाता है, और भी बहुत सारे ब्रांड नेम है। उसके साथ साथ हमारा एक इमिडाक्लोपिड आता है जो कॉन्फिडोर ब्रांड नेम से मिल जाता है, बायर कंपनी का, तो आप वो भी ले सकते हैं, वो भी थ्रिप्स पे अच्छा काम करता है। आप नीम ऑयल का भी यूज कर सकते हैं, अगर थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रहा है तो नीम ऑयल का स्प्रे भी ले सकते हैं। तो ये सभी हमें जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। हाई टेम्परेचर में पानी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा रखना है हाई टेम्परेचर में। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, फ्लावरिंग कंटिन्यू रहेगी और फ्रूटिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।